दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेज सीरीज की द वर्ल्ड इन माई पॉकेट का चौथा भाग। अगर आपने पहले 3 भाग नहीं सुने तो उन्हें चैनल में जाके जरूर सुन लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ल्यू स्टीगर के पूल रूम में जहां मीटिंग रखी गई थी, वहां से निकलने के बाद 12:05 पर मॉर्गन और ब्लैक मैडॉक्स स्ट्रीट पहुंचे। वे सड़क पार अंधेरे में एक बंद दुकान के दरवाजे के पास जाकर खड़े हुए और वहां से सारी रात जगमग रहने वाले पैलेस कैफे पर निगाह डाली। ये वही जगह थी जहां पर उन्होंने लूटपाट करनी थी। खिड़कियों पर पर्दे लटके थे जिनके पीछे जगमगाती रोशनी दिख रही थी। मुख्य प्रवेश द्वार कांच का था और उसमें से भी अंदर के कुछ नजारे साफ दिखाई दे रहे थे। मॉर्गन ने अपनी सिगरेट सड़क पर उछाल दी और बोला, यही है हमारी मंजिल। ब्लैक ने कहा, जीपो तो भगवान का शुक्र मना रहा होगा कि उसे इस सब में शामिल नहीं किया गया। ब्लैक की धड़कनें तेज थी, उसकी हथेलियां नम हो चुकी थी। मॉर्गन का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, उसका मुंह सूख गया था। मॉर्गन बोला, शुक्र तो मैं भी मना रहा हूं कि वो इसमें शामिल नहीं है। चलो, जैसे ही किटसन की कार आएगी हमें ये सड़क क्रॉस करनी है। ठीक है, ब्लैक ने कहा और पतलून की पीछे की जेब में ठुसे 38 बोर की रिवॉल्वर के दस्ते पर हाथ फिराते हुए कहा, ये लो, वो भी आ गई। उन दोनों ने अपने सामने देखा। सामने से जिनी गॉर्डन आ रही थी। जिनी ने उन दोनों को अनदेखा किया और सीधे कैफे की ओर बढ़ गई। उसके जिस्म पर अभी भी वही लिबास था, लेकिन अब उसने अपने सुनहरे रंग के बालों की रंगत छुपाने के उद्देश्य से एक हरे रंग का स्कार्फ कुछ यूं अपने सिर पर बांध लिया था कि उसके सुनहरे बाल उस स्कार्फ के पीछे पूरी तरह छिप गए थे। ठीक उसी समय धूल से अटी एक लिंकन कार कैफे के बाहर आकर रुकी। चलो, मॉर्गन बोला और तेजी से सड़क की दूसरी ओर लपका। सड़क सुनसान थी। कैफे के भीतर ज्यूक बॉक्स से उभरता संगीत उन्हें वहीं बाहर सड़क पर भी साफ साफ सुनाई दे रहा था। मॉर्गन कार के नजदीक पहुंचा और उसने हाथ बढ़ाकर पिछली सीट पर रखी मशीन गन उठा ली और बोला, होशियार रहना किटसन, यहां से हमें आंधी तूफान की तरह वापस भागना है। किटसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां कस गई। ब्लैक भी अब वहां कार के नजदीक आन पहुंचा था। उसने एक रुमाल निकाला और अपने चेहरे के निचले भाग पर बांधने लगा। उसके हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। उसे गांठ लगाने में भी बेहद दिक्कत हो रही थी। उधर जिनी पहले ही अपने चेहरे को नकाब से ढक चुकी थी और कैफे के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसके हाथ में 38 बोर की एक रिवॉल्वर थी। मॉर्गन ने अपने चेहरे को ढकने की कोई कोशिश नहीं की। वो खूब अनुभवी था और अपने उसी अनुभव से जानता था कि वहां मौजूद हर शख्स इतनी बुरी तरह बौखला जाएगा कि बाद में पुलिस को उसका चेहरा तक नहीं बता पाएगा। मॉर्गन बोला, आओ चलें। वो जिनी के पास पहुंचा। तुम दरवाजा खोलकर तुरंत मेरे रास्ते से हट जाना। जिनी बोली, हाँ जानती हूं। मॉर्गन को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वो अपने को पूरी तरह नियंत्रित किए हुए थी। फिर मिशन शुरू हुआ। जिनी दरवाजा खोलकर एक ओर हट गई। मॉर्गन तेजी से भीतर कैफे के शोर भरे माहौल में दाखिल हो गया। जैसे ही जिनी मॉर्गन के पीछे बढ़ी, तुरंत ब्लैक दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके आगे पर्दा सरका दिया। ब्लैक पसीने से नहाया हुआ था। बार पर सिर्फ 2 आदमी थे। उन्होंने मशीन गन थामे मॉर्गन को देखा और फिर नकाब ओढ़े हुए जिनी पर निगाह डाली। उन्हें अपनी आंखों पर मानो विश्वास ही नहीं हुआ। डर से उनके चेहरे सफेद पड़ गए। बार में खड़े उन दोनों आदमियों को देखकर मॉर्गन दहाड़ा, रास्ता छोड़ो और पीछे हटो। अचानक उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। यूं लगा मानो सारा शोर मॉर्गन की उस दहाड़ में समा गया हो। बार पर मौजूद दोनों आदमी थर्राए हुए कांप रहे थे। मॉर्गन ने कुछ गिलास और बोतलें गिराकर तोड़ दी। कांच टूटने की आवाज को सुनकर लोग उछलकर खड़े हो गए। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो खामखा मारा जाएगा। मॉर्गन ने अपनी मशीन गन वहां विशाल हॉल में इधर उधर लहराते हुए सभी को चेतावनी दी और बोला,
हम यहाँ तुम्हें लूटने आए हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा है। अब चुपचाप बैठो, अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो हम सबको भून कर रख देंगे। दरवाजे पर खड़े ब्लैक के हाथों में हालांकि रिवॉल्वर थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ लगातार कांप रहा था। उसका दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था और उसे अपनी सांसें थमती सी महसूस हो रही थी। कैफे में मौजूद हर एक शख्स मूर्ति बना बैठा रहा और जो खड़े थे वो बुत बने खड़े रहे। मॉर्गन चीखा, सभी अपने अपने पर्स निकालकर सामने मेज पर रख दें, जल्दी करो। अधिकांश लोगों के हाथ अपनी अपनी पतलून की पिछली जेबों की ओर सरके। अब जिनी की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक थैला निकाला और उसे अपने बाएं हाथ में थाम लिया। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर थी। वो आगे बढ़ी और हर मेज पर पहुंचकर पर्स समेटते हुए उन्हें थैले में डालने लगी। दरवाजे पर खड़ा ब्लैक आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था। जिनी बड़ी सफाई से और बड़े आराम से अपने हिस्से आए उस काम को अंजाम दे रही थी। उसकी गर्दन सधी हुई थी। उसके हर एक्शन में सतर्कता भरी थी। मॉर्गन फिर से चिल्लाया, जल्दी करो, अपने अपने पर्स निकालो, हमें सिर्फ तुम्हारे पर्स चाहिए। होशियारी दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ब्लैक अब जाकर कुछ संतुलित हुआ। उसने देखा मॉर्गन पूरा शैतान बना हुआ था और यूं दर्शा रहा था कि उसके हाथों में थमी मशीन गन किसी भी पल मौत उगलना शुरू कर सकती है। उसकी आवाज से वहां मौजूद हर एक शख्स का खून जम चुका था। तभी अचानक जिनी एक मेज के पास जाकर रुक गई। उस मेज पर एक सख्त चेहरे वाला मोटा एक औरत के साथ बैठा था, लेकिन मेज पर उठाने के लिए कोई पर्स नहीं था। जिनी ने उस मोटे से सरल आवाज में कहा, पर्स निकालो मिस्टर। मोटा बोला, तुम जैसे मनहूसों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ब्लैक के फिर से पसीने छूटने लगे। वो बारी बारी मॉर्गन और जिनी की ओर देखने लगा। मॉर्गन के चेहरे पर भेड़िए जैसे भाव प्रकट हुए। मैं कहती हूं पर्स निकाल। इस बार जिनी की आवाज तेज थी। मोटा फिर बोला, हरामखोरों, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उसके साथ बैठी औरत का चेहरा कागज के समान सफेद था। उसकी आंखें बंद थी। जिनी ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया और उसे उस मोटे के चेहरे पर जमाते हुए बोली, चुपचाप अपना पर्स बाहर निकाल मोटे, वरना तेरे माथे पर तीसरी आंख खोल दूंगी। मोटे के चेहरे पर तनाव झलक उठा, लेकिन वो बोला, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, दफा हो जाओ। मॉर्गन ने अपने हाथ में थामी हुई मशीन गन की नाल उस मोटे की तरफ मोड़ दी, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं। बीच में जिनी खड़ी थी, इसलिए मशीन गन से फायर करना नामुमकिन था। अब जो करना था जिनी ने ही करना था। मॉर्गन ने बड़ी व्याकुलता से उसे देखा और मन में सोचने लगा, कहीं जिनी हार तो नहीं मान जाएगी। लेकिन अगले ही पल जवाब मिल गया। जिनी की आंखों में एक क्षण के लिए मुस्कुराहट पैदा हुई। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में लहराया और भड़ाक से उस मोटे के चेहरे पर जा टकराया। मोटे की नाक और गाल से खून निकलने लगा। उस मोटे ने कराहते हुए अपने चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि जिनी ने अपने हाथों में थामी रिवॉल्वर से उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार दस्तक दी। दोनों प्रहारों से सदमे में जा पहुंचे मोटे की हालत लगभग अधमरी सी हो गई। वो बेहोश होकर मेज पर लुढ़क गया। उसके साथ बैठी औरत चीखी और उसने उठने का प्रयास किया। मॉर्गन दहाड़ा, अगर हिली तो मौत मिलेगी। उसकी धमकी में इतना खौफ था कि ब्लैक तक हिल गया। जिनी ने उस मोटे को सीधा किया और उसकी जेब से उसका पर्स निकालकर थैले में डाल दिया। मॉर्गन, ब्लैक और जिनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका प्लान इतनी आसानी से सफल हो जाएगा। उस कैफे में मौजूद बाकी लोगों ने चूं तक भी नहीं की और अपने पर्स निकालकर मेजों पर डालने शुरू कर दिए। जिनी ने तमाम पर्स समेट लिए। उधर इस पूरे घटनाक्रम से ब्लैक इस कदर सम्मोहित हो गया कि उसका ध्यान मुख्य प्रवेश द्वार से हट गया। तभी उसे चौंकाते हुए एक भारी बदन वाला आदमी दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। भौचक्का ब्लैक इससे पहले कि संभल भी पाता
उस भारी बदन वाले आदमी का एक वार उसकी कलाई पर पड़ा, जिसके नतीजे ब्लैक के हाथों से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी। ये देखकर उस भारी बदन वाले आदमी का आत्मविश्वास और ऊंचा हो गया। उसने ब्लैक पर घूंसा तान दिया। तभी मॉर्गन ने उस पर मशीन गन तान दी और बोला, हे, उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुझे गोलियों से भून दूंगा। उस मोटे आदमी ने निगाह घुमाई। उसने मशीन गन देखी तो उसके छक्के छूट गए। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और ब्लैक से पीछे हट गया। उस पूरे मामले में ये एक और विरोध था जिसे दबा दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। एक दूसरा लंबा चौड़ा आदमी जो अपना पर्स दे चुका था, वो उस मेज पर बैठा था जहां जिनी खड़ी थी। अपने ऊपर से मशीन गन का रुख हटते ही उसने असावधान जिनी के रिवॉल्वर थामे हाथ को दबोच लिया। उसका हाथ रिवॉल्वर के दस्ते और जिनी की कलाई पर था और वो पूरा जोर लगाकर रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिवॉल्वर पर जिनी की पकड़ मजबूत थी। उसने उस आदमी की आंखों में उभर रहे खौफ को नोट कर लिया और ट्रिगर दबा दिया। कैफे में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। उस आदमी का हाथ तुरंत जिनी की कलाई से हट गया। गोली उसकी बाह को रगड़ती हुई गुजर गई। वो मरने से बाल बाल बचा था। मॉर्गन दहाड़ा, चलो जल्दी करो, पर्स उठाओ। जिनी फिर से अपने काम में लग गई। वो पर्स समेटने लगी। मेजों पर बैठे ग्राहक अब डर के मारे पुतले बने हुए थे। बाहर कार में मौजूद किटसन ने भी भीतर चली गोली की आवाज सुनी तो वो भी कांप उठा। उसी वक्त कार को तुरंत वहां से भगा ले जाने की तीव्र इच्छा को उसने बड़े प्रयासों से दबाया। उसका मन था कि उस लफड़े से तुरंत भाग जाए, उन सबको वहीं उस कैफे में छोड़कर। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए, चेहरे पर पसीना उभर आया और तभी अचानक से उसे भागते कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर उसकी कार का पिछला दरवाजा खुला और मॉर्गन और जिनी वहां आ बैठे। तब तक ब्लैक अगली सीट पर आ बैठा था। किटसन ने उसी पल कार स्टार्ट करके दौड़ा दी। मॉर्गन चिल्लाया, तेज और तेज, यहां से फौरन निकलो किटसन। किटसन लगातार रेस बढ़ाता चला गया। विभिन्न सड़कों पर दौड़ती उनकी कार जल्द ही कैफे से काफी दूर निकल आई। इस बीच मॉर्गन देख चुका था कि किसी ने उनका पीछा नहीं किया है। मॉर्गन बोला, बस ठीक है, अब आराम से ड्राइव करो, हमारे पीछे कोई नहीं है। अब सीधे जीपों के ठिकाने पर चलो। अब सब ने राहत की सांस ली। ब्लैक बोला, ओह, देखा तुमने, गड़बड़ हो ही गई थी। ब्लैक ने चेहरे के पसीने को पोंछते हुए कहा, अगर आज मशीन गन ना होती तो काम बिगड़ना तय था। एक बेवकूफ जिनी का रिवॉल्वर छीनने ही लगा था। किटसन ने पूछा, क्या हुआ था? फायर किसने किया? क्या कोई मारा गया? ब्लैक ने किटसन को सारी वो बातें बताई जो जो उस कैफे के अंदर हुई थी। जिनी मॉर्गन के बगल में बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था और वो अब कांप रही थी। मॉर्गन ने उसका घुटना थपथपाया और बोला, तुमने आज वाकई कमाल का काम किया है जिनी। उस अक्खड़ मोटे को जैसे तुमने हैंडल किया वो वाकई काबिले तारीफ है। जिनी ने अपना घुटना परे कर लिया। बस करो, वो बोली और चेहरा दूसरी ओर घुमाकर सिसकने लगी। मॉर्गन उससे दूर सरक गया। किटसन और ब्लैक को पता नहीं था कि पिछली सीट पर क्या हो रहा है। कार जीपों के ठिकाने की ओर बढ़ती चली गई, उसके वर्कशॉप की ओर। किटसन ने पूछा, कितना माल हाथ लगा तुम लोगों के? काफी माल होना चाहिए, मॉर्गन ने जवाब दिया। 50 के करीब तो पर्स हैं और कैश बॉक्स भी नोटों से भरा है। मॉर्गन को ब्लैक की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। पीछे कैफे में उसकी हालत को देखकर मॉर्गन को एक बार तो यूं लगा कि कहीं वो घबरा कर भाग खड़ा ना हो। मॉर्गन को ब्लैक के हौसले पर भरोसा था, लेकिन अब नहीं। उसने फैसला किया कि ब्लैक पर अब बराबर नजर रखनी होगी। इधर किटसन ने भी मॉर्गन को निराश ही किया था। बस अकेली जिनी का प्रदर्शन शानदार रहा था।
और उसे पूरे गैंग की सबसे बेहतरीन मेंबर कहा जा सकता था। मॉर्गन ने उस पर निगाह डाली। उसने पाया कि जिनी अब सिसकना बंद कर चुकी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। मॉर्गन ने अपनी सिगरेट उसकी ओर बढ़ाई और बोला, ये लो। जिनी ने सिगरेट लेकर चुपचाप होंठों पर लगा ली। मॉर्गन ने अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाई। उसी समय किटसन ने कार को उस कच्ची सड़क पर मोड़ा जो सीधे चीपो के वर्कशॉप तक जाती थी। वर्कशॉप दरअसल एक बड़े टीन शेड के नीचे था और वहीं एक लकड़ी का केबिन था जो उसे पूरे वर्कशॉप से अलग करता था। जीपो यहीं इसी केबिन में रहता था। वर्कशॉप की आड़ शानदार कवर थी। वर्कशॉप में वेल्डिंग के बहाने जीपो ने एसिटिलीन और अनडाइल्यूटेड हाइड्रोजन के सिलेंडर आसानी से जुटा लिए थे, जो कि वास्तव में तिजोरी काटने के काम आते थे। अपनी उस वर्कशॉप से उसकी बस इतनी आमदनी भर थी कि वो वहां से उस शेड का किराया अदा कर सके। जीपो वहां उनकी बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा करता मिला। किटसन ने जीप वहां शेड के नीचे खड़ी कर दी और सब बाहर निकले। उन्हें देखते ही जीपो ने अपना सवाल दागा। तो क्या रहा? मॉर्गन ने जवाब दिया, सब ठीक ठाक हो गया। जीपो, तुम ड्रिंक का इंतजाम करो और किटसन, तुम पहले तो नकली नंबर प्लेट्स उतार कर उन्हें नाले में दफनाओ और फिर कार के रेडिएटर में ठंडा पानी भर दो। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ टपके। फिर वो ब्लैक की ओर देखकर बोला, तुम किटसन की मदद करो। तीनों बताए काम पर लग गए। मॉर्गन जिनी के पास पहुंचा और मुस्कुराया। तुम ठीक हो? मॉर्गन ने पूछा। जिनी के चेहरे पर तनाव पसरा हुआ था। वो बोली, हाँ मैं ठीक हूं। मॉर्गन ने कहा, तो क्या तुम हमारे असली मिशन में भी ऐसी ही दिलेरी दिखा सकोगी? ओह बंद करो ये सब, मैं कोई बच्ची नहीं, जिनी ने उखड़ते हुए कहा और नजदीक की एक बेंच पर जा बैठी। तभी जीपो विस्की की एक बोतल और 5 गिलासों के साथ आया। उसने ड्रिंक बनाए, एक जिनी को दिया, एक मॉर्गन को और एक खुद थाम लिया। जिनी विस्की की चुस्कियां लेने लगी। उसका चेहरा अब नॉर्मल होने लगा था। जिनी बोली, ये वाकई एक खतरनाक काम था, खुद मेरी दिलेरी भी जवाब देने को थी। मॉर्गन बोला, नहीं, तुमने बड़ी हौसलामंदी दिखाई थी। अब आओ जरा माल पर एक निगाह डाल लेते हैं। जीपो किटसन और ब्लैक के पास जा चुका था। वो तीनों कार के काम में उलझे हुए थे। इधर मॉर्गन ने थैला बेंच पर उलट दिया। फिर वो और जिनी बटुओं में से रकम निकालने लगे। जिनी ने एक पर्स उठाकर कहा, यह बटुआ उस मोटे का है जिस पर मैंने प्रहार किया था। मॉर्गन बोला, देखो तो इसमें कितना माल है। जिनी ने उस बटुए में से $100 के 10 नोट बरामद किए और बोली, इतनी रकम के लिए तो कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता था जैसे उस मोटे ने की। तब तक बाकी तीनों भी कार से निपट कर वहां आ गए। मॉर्गन एक बक्से पर बैठा नोट गिन रहा था। उसने $5 का एक आखिरी नोट बेंच पर रखा और अपनी निगाहें उठाई। 2975। उसने घोषणा की, अब यह रकम हमारे असली मिशन को पूरा करने के काम आएगी। जीपो ने हैरान होते हुए पूछा, क्या यह सही है कि जिनी को एक आदमी से उलझना पड़ा था? मॉर्गन ने नोटों को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ यह सच है। दरअसल उस आदमी ने ही इसे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया था और यकीनन जिनी ने उन हालातों में कमाल की दिलेरी दिखाई। जिनी पलटकर कार की ओर चली गई। चारों आदमियों ने पहले दूर जाती जिनी को देखा और फिर आपस में निगाहें मिलाई। मॉर्गन बोला, अगर तुम सब भी जिनी की तरह यही हौसला और जाबाजी दिखा सको तो हमारा मिशन यकीनन कामयाब होगा। उसने ब्लैक की ओर देखा। वो उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। मॉर्गन बोला, सुना तुमने ब्लैक? अब हाँ, ब्लैक ने कहा और एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। क्या कोई गड़बड़ हो गई मॉर्गन? जीपो ने सशंकित स्वर में पूछा। मॉर्गन बोला, ब्लैक से लापरवाही हुई थी, ऐसी खतरनाक चूक जिसकी वजह से हम सब का फंसना तय था।
एक आदमी इसके हाथों से हथियार छिटकाने में कामयाब हो गया था। ब्लैक ने अपने भारी कंधे झटकाए। उसने अचानक मेरी कलाई पर वार कर दिया था। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ब्लैक ने सफाई देनी चाहिए। मॉर्गन बोला, लेकिन दोबारा ऐसा ना होने पाए, ध्यान रखना। फिर वो किटसन की ओर देखकर बोला, और तुम भी वहां से भागते वक्त नियंत्रित नहीं थे। मॉर्गन ने सही कहा था। कैफे के अंदर चली गोली की आवाज को सुनकर किटसन के हौसले पस्त हो गए थे। वो घबरा गया था। उसे ऐसा लगा था कि भीतर कैफे में किसी की हत्या हो गई थी और वे सब उस अपराध में फंसने वाले थे। जिनी, मॉर्गन ने ऊंची आवाज में पुकारा। मॉर्गन की आवाज सुनकर वो वापस उन चारों के पास आकर खड़ी हुई। मॉर्गन बोला, अब हम अपने असली बड़े मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तुम और किटसन कल मॉरलेब जाकर कैरावैन का इंतजाम करो। जीपो तुम्हें कैरावैन का साइज बता देगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इस काम में कम से कम रकम खर्च करनी है। फिर मॉर्गन ने किटसन की ओर देखकर कहा, किटसन, तुम्हें इस तरह की चालाकी दिखानी है कि कैरावैन बेचने वाला तुम्हें और जिनी को एक नवविवाहित दंपत्ति तो समझे, लेकिन बाद में पूछताछ होने पर वो तुम्हारे हुलिये याद ना रख सके। किटसन ने शक की निगाहों से ब्लैक की ओर देखा। ब्लैक खुद की पीछे कैफे में दिखाई गई लापरवाही की वजह से मन ही मन कुढ़ रहा था। मॉर्गन बोलता रहा, तुम दोनों का आपसी व्यवहार एक नवविवाहित जोड़े के समान होना चाहिए। ध्यान रहे तुम्हें ऐसा दिखावा करना है कि तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो। तभी जीपो बीच में बोल पड़ा, अब ये काम तुम मुझे क्यों नहीं सौंप देते? मेरी और जिनी की जोड़ी सही जमेगी। ये बात सुनकर वहां खड़े सभी जोर से हंस दिए। मॉर्गन बोला, तुम बेहद मोटे तो हो ही, ऊपर से तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है जीपो, सो इस काम के लिए किटसन ही ठीक है। मॉर्गन ने फिर किटसन को $2000 थमा दिए और बोला, कल 11 बजे मैं तुम्हारे ठिकाने पर एक ब्यूक कार पहुंचा दूंगा। मॉर्गन ने किटसन से कहा और फिर जीपो की ओर पलटा, और जीपो तुम अपनी लिंकन कार से मेरे पीछे पीछे चलना, जिससे किटसन के ठिकाने से वापस लौटने में मुझे दिक्कत ना हो। जीपो ने कहा, ठीक है। तो फिर ठीक है। मॉर्गन ने सभा बर्खास्त करने का संकेत देते हुए कहा, मुझे ये मशीन गन भी लौटानी है, तो तुम मेरे साथ चलो ब्लैक। फिर वो जिनी और किटसन की ओर देखकर बोला, तुम दोनों बस से जाना, हमारा साथ साथ देखा जाना ठीक नहीं होगा। मॉर्गन ने काफी सारे नोट अपनी जेब में ठूंसे। तुम दोनों तय कर लेना कि कहाँ मिलना है और शाम तक कैसे भी करके कैरावैन का जुगाड़ करके वापस लौट आना। मॉर्गन ने कहा और ब्लैक से चलने का इशारा किया। ब्लैक और मॉर्गन चले गए। उनके वहां से जाने के बाद जिनी ने अपने सिर पर बांधा स्कार्फ पुनः खोल लिया। अब उसके सुनहरे बाल फिर से नजर आने लगे थे। किटसन ने अपने हाथ मले और सोचा कि वाकई जिनी बेहद खूबसूरत है। एक और ड्रिंक? जीपो ने पूछा। जिनी ने जवाब दिया, अब नो थैंक्स, और एक पैकेट से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबा ली और किटसन की ओर देखा। किटसन ने कांपते हाथों से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। जिनी ने तीली की जलती लौ को सिगरेट के सिरे पर स्थिर करने के लिए किटसन के कांपते हाथों को पकड़ लिया। किटसन का खून का दौरा तेज हो गया। फिर यकायक जिनी बिना कोई औपचारिक विदाई शब्द कहे मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। किटसन ने जिनी के पीछे लपकते हुए जीपो से कहा, अच्छा चलते हैं जीपो। जीपो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, ओके कल मिलते हैं। जिनी और किटसन बाहर निकले और साथ साथ चलते मुख्य सड़क तक आ पहुंचे। बस स्टॉप पर जिनी ने किटसन से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? किटसन बोला, अब लेनॉक्स स्ट्रीट। जिनी बोली, तो ठीक है, मैं कल 11 बजे कॉर्नर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। किटसन बोला, अब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ सकता हूं? जिनी बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिनी के बगल में खड़ा किटसन उसकी खूबसूरती से मुतासिर था। वो बेहद तारीफी निगाहों से उसे निहार रहा था। किटसन बोला, उस रात दरअसल मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, बस मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था।
मुझे अपनी उस हरकत पर दिल से शर्मिंदगी है। मुझे उस बाबत तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिनी मुस्कुराई। अच्छा, लेकिन मैं तो डर गई थी। किटसन बोला, नहीं नहीं, मैं अपने से कमज़ोर पर हाथ नहीं उठाता। जिनी बोली, तो क्या ब्लैक पर हाथ उठाना जरूरी था? किटसन बोला, सारी गलती उसी की थी। ठीक है, लेकिन तुम उससे सावधान रहना, वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। जिनी बोली। किटसन ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे तो संभाल सकता हूं। जिनी बोली, जानती हूं, मैंने साल भर पहले तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में देखा था। उस फाइट में तुमने जैकी को नॉकआउट कर दिया था। किटसन का चेहरा चमक उठा। वो फाइट एक बेहद मुश्किल फाइट थी। उसे जीतने के लिए किटसन ने वाकई एड़ी चोटी का जोर लगाया था। उसे खुशी थी कि वो वाली फाइट जिनी ने देखी थी। किटसन बोला, फिर भी जैकी एक बढ़िया फाइटर था। जिनी बोली, तुम भी तो कुछ कम नहीं थे, तुमने रिंग क्यों छोड़ दिया? किटसन इस सवाल से बचना चाहता था और बोला, कुछ शारीरिक परेशानियां उभर आई थी। किटसन ने झूठ का सहारा लिया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैंने फाइट करना नहीं छोड़ा तो मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है। जिनी ने कुछ नहीं कहा। लंबी खामोशी छा गई। फिर किटसन ने उस खामोशी को भंग करते हुए पूछा, अच्छा, तुम मॉर्गन से कहां टकरा गई? जिनी बोली, इस शहर में और कोई ऐसा है ही कौन जिससे इस किस्म के बड़े काम को करने के लिए टकराया जाए? जिनी ने पूछा और फिर कहा, बस ऐसे ही शामिल हो गई। तभी बस भी आ गई। दोनों उस पर सवार हुए और खिड़की के पास वाली सीटों पर जाकर चुपचाप बैठ गए। बस आगे बढ़ गई। अगले स्टॉप रेलवे स्टेशन के पास बस रुकी। जिनी ने अगले दिन 11 बजे मिलने का वादा किया और उठकर बस से नीचे उतर गई। किटसन चुपचाप बैठा रहा और जिनी को बस की खिड़की में से जाता हुआ देखता रहा। बस आगे बढ़ गई। अगली सुबह 11 बजे किटसन मॉर्गन की कार काले रंग की ब्यूक को मार्लोव की ओर ले जा रहा था। उसकी बगल वाली सीट पर जिनी बैठी थी। वो अपनी पूरी सज धज के साथ फुल पटाखा नवविवाहिता के अवतार में थी। उसके चेहरे पर जवानी, जोश और चंचल उमंगों की लहरें हिलोर मार रही थी। वो रह रहकर यूं मचल रही थी जैसे सचमुच कोई युवती नवविवाहिता अपने हनीमून पर निकली हो। उसके इस कमाल के अभिनय से ये बात साबित हो रही थी कि औरत यकीनन जन्मजात अभिनेत्री होती है। जिनी का वो रूप किटसन को खूब भा रहा था। उसे भी कुछ यूं ही एहसास हो रहा था कि मानो जैसे वो एक ऐसा युवक है जो अपनी हाल फिलहाल की शादी के फौरन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस हनीमून के मूड में हो। सुबह मॉर्गन अपनी कार किटसन के ठिकाने पर ले आया था, जबकि जीपो अपनी लिंकन कार में उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा था। जीपो ने जब किटसन और जिनी को पूरी सज धज के साथ जाते हुए देखा तो वो भावुक हो उठा था। उसने मॉर्गन से कहा, दोनों की जोड़ी खूब जम रही है। जिनी उतनी सख्त दिल नहीं जितना वो अपने को दिखाती है। ये खूबसूरत लड़की मोहब्बत के लिए ही बनी है। दोनों एक दूजे के साथ इस कदर जम रहे हैं कि अगर ये गंभीर हो तो निसंदेह बेहद खूबसूरत बच्चे पैदा कर सकते हैं। मॉर्गन ने उसे टोकते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, मैं तो चुप हो जाता हूं, लेकिन तुम ही बोलो कि क्या प्यार के बिना कोई खुश रह सकता है? मॉर्गन ने कहा, खत्म करो ये किस्सा, हमें बहुत काम निपटाने हैं। चलो, ब्लैक के पास चलना है। मॉर्गन के अनुसार इस किस्म की भावुकता ठीक नहीं थी, खासतौर से तब जबकि वे लोग एक बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम देने वाले थे। जीपो ने मॉर्गन को ब्लैक के ठिकाने पर पहुंचा दिया। ब्लैक का मौजूदा ठिकाना एक इमारत के चौथे माले का 2 कमरों का फ्लैट था। मॉर्गन ने दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल दबाया। ब्लैक ने कुछ देर बाद दरवाजा खोला। उसने केवल एक धारीदार पैजामा पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद भरी थी। ब्लैक ने मॉर्गन को देखते ही कहा, ओह गॉड, तुम? टाइम क्या हुआ है? मॉर्गन ने उसे पीछे धकेला और कमरे के भीतर दाखिल हो गया। भीतर कमरा हालांकि खूबसूरत था, मगर बिखरा बिखरा सामान उसकी उस सुंदरता को बिगाड़ दे रहा था। विस्की की कई बोतलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी।
सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली गंध ने कमरे में घुटन भर दी थी। मॉर्गन ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसने कहा, कितनी बदबू है, तुम खिड़की क्यों नहीं खोल लेते? ब्लैक ने आगे बढ़कर खिड़की खोली और दीवार घड़ी पर निगाह डाली। 11:20 हो चुके थे। ब्लैक बोला, तुम जल्दी आ गए? किटसन चला गया क्या? कहकर मॉर्गन ने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। अंदर कोई है क्या? मॉर्गन ने पूछा। ब्लैक खिसियाया और बोला, वो सोई पड़ी है, उसकी चिंता छोड़ो। मॉर्गन ने आगे बढ़कर ब्लैक के पैजामे की जेब में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक खींचा और उसके चेहरे के करीब जाकर गुर्राया, ध्यान से सुन लो ब्लैक, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। हमारी आने वाली जिंदगी हमारे इसी काम के प्रदर्शन पर निर्भर है। तुम्हारी कल रात की परफॉर्मेंस वैसे भी ठीक नहीं थी और अब ये सब, संभल जाओ वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो तो बेहतर है। इस मिशन के खत्म होने से पहले तुम्हें शराब और औरत दोनों से दूर रहना है। मेरी बात अपने भेजे में ठूस लो। ब्लैक ने अपने को मॉर्गन की उस पकड़ से छुड़ाया और पीछे हटकर बड़े कड़े स्वर में बोला, तुम मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकते मॉर्गन। बको मत ब्लैक, तुम वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें इस काम में शामिल ही नहीं किया जाएगा। मॉर्गन ने अपनी बात को इतने सर्द लहजे में कहा कि ब्लैक सहम गया। उसने मरे हुए स्वर में कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मॉर्गन ने धमकाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ब्लैक ने सिर झुका लिया और संतुलित स्वर में बोला, कल रात के हमारे कारनामे की कोई खबर किसी अखबार में छपी है क्या? बस यही कि उस समय वहां कैफे में मौजूद हर शख्स बुरी तरह से डर गया था, सो कोई भी लुटेरों के हुलिये की कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया। मुझे यकीन है कि इस मामले में पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर ये सब छोड़ो और जीपो के वर्कशॉप पहुंचो। वो लंबे बोल्ट्स के जुगाड़ में लगा है और उसे लोहे के काम में तुम्हारी मदद की जरूरत रहेगी। कुछ पल रुक कर मॉर्गन ने पूछा, तुम टाइम पर पहुंच जाओगे? हाँ, ब्लैक ने कह दिया, लेकिन इस वक्त वो केवल आराम के मूड में था। मॉर्गन ने तीखे स्वर में कहा, जल्दी करना, मैं हथियार के इंतजाम के लिए ड्यूकास जा रहा हूं। वहां अर्नी रहता है और वो अपने पास मौजूद एक ऑटोमेटिक राइफल को बेचने की जुगाड़ में है। ब्लैक ने कहा, अब ठीक है, मैं जीपो के पास पहुंच जाऊंगा। मॉर्गन बाहर निकलकर वहां से लौट गया। मॉर्गन के रुखसत हो जाने के बाद ब्लैक बेडरूम में पहुंचा। उसने अपने अंदर उठ रही आराम करने की तलब को बड़ी कठिनाई से रोका और कुड़ते हुए मन से बेडरूम की खिड़की खोल दी। सूरज की तेज रोशनी वहां बिछे पलंग पर बिछी लड़की के चेहरे पर पड़ी। लड़की खिसियाते हुए बोली, ओफो ब्लैक। ब्लैक ने उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उसकी गहरी रंगत, बिखरे बाल, उसके बदन में सिर्फ नाम मात्र के कपड़े। ब्लैक ने आह भरी और अपनी मचलती भड़कती भावनाओं को बड़ी मुश्किल से रोका। ब्लैक ने कमीज पहनते हुए उस लड़की से कहा, चलो अपना रास्ता नापो, मुझे फौरन एक बेहद जरूरी काम पर निकलना है, जल्दी करो। वो लड़की बोली, लेकिन मैं बेहद थकी हुई हूं ब्लैक, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहां अकेली नहीं छोड़ सकता। उठो, जल्दी जाओ यहां से। लड़की, जिसका नाम ग्लोरी डॉसन था, कराहती हुई बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी और अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने ब्लैक से पूछा, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो हनी? और वो तुम्हारा दोस्त, वो कौन था? ब्लैक अब तक शेव करना शुरू कर चुका था। ब्लैक ने उस लड़की से कहा, लगता है तुमने सुना नहीं, तुम फटाफट अपने कपड़े पहनो और दफा हो जाओ। मैं जल्दी में हूं और तुम्हारे बेहुदा सवालों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। लड़की ने हैरानी से ब्लैक को देखा, फिर वो तेजी से बाथरूम में दाखिल हो गई। कुछ क्षण बाद उस बाथरूम से शावर की आवाज आने लगी। वो लड़की नहाने लगी थी। उसने चीखती हुई सी आवाज में ब्लैक से कहा, कभी कभी मैं सोचती हूं कि मेरा दिमाग वाकई खराब है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवफा और बेकार मर्दों के लफड़े में पड़ जाती हूं। शुरू में तुम खूब प्यार जताते हो और अपना काम निकल जाने के बाद हुक्म दंदना देते हो। फौरन कपड़े पहनो और दफा हो। क्या यही तरीका है किसी लड़की से पेश आने का? ब्लैक चिढ़कर बोला, बकवास बंद करो और जल्दी करो। शेव करने के बाद ब्लैक किचन में घुसा
और उसने अपने लिए कॉफी बनाई। उसका सिर दर्द से फट रहा था। पिछली रात उसने खूब शराब पी थी। उसका गला एकदम सूख गया था। अब उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि क्यों वो पिछली रात इस कदर पी रहा था, लेकिन इसमें उसकी गलती भी क्या थी। पिछली रात के घटनाक्रम के बाद उसकी हालत खस्ता थी। उसके छक्के छूट रहे थे, इसीलिए उसने अपनी कंपनी के लिए ग्लोरी को बुला लिया था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ लड़की को देखकर मॉर्गन नाराज था। उस पर इस घटना का बड़ा गलत असर पड़ा था। यही सब सोचते हुए उसने एक कप में कॉफी डाली और सिरदर्द की 3 गोलियां निकाली। उसके हाथ कपकपा रहे थे और उसे अपने को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल लग रहा था। किसी तरह उसने कॉफी के साथ 3 गोलियां अपने गले में उतारी। तभी वो लड़की किचन में आई। उसने अब तक कपड़े पहन लिए थे। वो बोली, वाह कॉफी, 1 कप मैं भी लूंगी। ब्लैक बोला, नहीं अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कॉफी कहीं बाहर पी लेना। हैरान ग्लोरी ने कहा, 1 मिनट ब्लैक, अभी जो तुमसे मिलकर गया वो मॉर्गन था? वो तुमसे किस बारे में बात कर रहा था? ब्लैक भौंचक्का रह गया। उसने बड़े गौर से ग्लोरी को देखा और बोला, तुम मेरे धंधे से अलग रहो लड़की। वो गुर्राया, ध्यान रखो और सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। वो लड़की बोली, ब्लैक मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मॉर्गन बेहद ही काया आदमी है और मेरी जानकारी के हिसाब से वो हत्या के अलावा सभी किस्म के गैर कानूनी धंधे करता रहा है। ब्लैक बेहतर होगा कि तुम उसके चक्कर में ना पड़ो। वो तुम्हें किसी भी चक्कर में फंसाकर मुसीबत में डाल देगा। पिछले 3 महीने से तकरीबन हर रात ब्लैक उस लड़की ग्लोरी के साथ बिता रहा था। वो उसे पसंद भी करता था क्योंकि ग्लोरी बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ थी। लेकिन फिर इसका ये मतलब भी तो नहीं था कि उसे ब्लैक को ये करो ये मत करो कहने का हक मिल गया था। ब्लैक दहाड़ा, बको मत, तुम अपने काम से मतलब रखो, चलो अब निकलो यहां से। ग्लोरी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना ब्लैक, मॉर्गन का साथ तुम्हें यकीनन किसी बखेड़े में डालेगा। ब्लैक बोला, जो होगा देखा जाएगा, अब चलो मैं जल्दी में हूं। लड़की बोली, अब आज रात को मिलोगे? ब्लैक बोला, नहीं, और शायद अगले हफ्ते से पहले तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। ग्लोरी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। वो हिचकिचाते हुए बोली, तो इसका मतलब कि तुम उसके साथ मिलकर कोई बड़ा खेल खेलने वाले हो? वो रुआंसी हो गई। ओफो ब्लैक प्लीज। ब्लैक भड़क गया। उसने उस लड़की की बांह थामी और उसे खींचता हुआ अपने फ्लैट से बाहर ले आया। दरवाजा बंद करते हुए वो गुर्राया, देखो ग्लोरी, अगर इस बारे में तुमने अपनी जुबान दोबारा कभी खोली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की इस शहर में कोई कमी नहीं है। ग्लोरी ने संभल कर कहा, मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें इस बारे में चेतावनी दे दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। ब्लैक ने अब सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी और उस लड़की से बोला, ठीक है, तुमने अपना फर्ज बखूबी निभा लिया, अब तुम इस बारे में चुप ही रहना। आगे पीछे चलते हुए दोनों ने सीढ़ियां उतरी और इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वो लड़की बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ब्लैक, फोन करना। ब्लैक ने कहा, ठीक है, और फिर वो तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। कुछ क्षणों बाद वो बस में सवार था। अब वो जिनी के बारे में सोच रहा था। जिनी में और इस ग्लोरी में जमीन आसमान का फर्क था। जिनी जहां बेहद हौसलामंद और काबिल साथी थी, वहीं ग्लोरी एक मामूली बाजारू लड़की भर थी। फिर उसे यह सोचकर चिढ़ होने लगी कि किटसन जिनी के साथ नवविवाहित जोड़े का रोल अदा कर रहा है। ब्लैक के दिमाग में किटसन के प्रति नफरत पैदा होने लगी। वो मन में सोचने लगा, वो एक मामूली बॉक्सर है। अचानक ब्लैक का हाथ अपने जबड़े पर पहुंचा। उसने चेहरे के उस हिस्से को सहलाया। ये वही हिस्सा था जिस हिस्से पर किटसन ने एक जोरदार घूसा मारा था। उसने निश्चय किया कि किटसन से इस घूसे का हिसाब जरूर चुकाएगा। वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। ब्लैक उस वक्त भी जिनी के ख्यालों में गुम था जब बस उसके उतरने वाले स्टॉप पर आकर रुकी। वो नीचे उतरा और कच्ची सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके दिमाग में अभी भी जिनी थी, किटसन था, वो दोनों थे। वो दोनों न जाने अभी क्या कर रहे होंगे, ब्लैक ने मन में सोचा। वो आगे बढ़ता गया, मन ही मन कुड़ता गया। दूसरी तरफ किटसन, वो जिनी के साथ था।
वो चाह कर भी उससे बहुत कम बातें कर पा रहा था। उसे ये सोचकर भी घुटन हो रही थी कि 60 मील लंबा सफर यूं ही कट रहा था बिना किसी बातचीत के। हालांकि किटसन आमतौर पर लड़कियों से खुलकर बातें किया करता था, लेकिन न जाने क्यों जिनी ने उसे किसी किस्म की हीन भावना में जकड़ दिया था। उस माहौल में जो बेकार में उन दोनों के बीच पनप गया था, वो जिनी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर इस सब के बावजूद वो बेहद रोमांचित था, क्योंकि वो जिनी के साथ था। बाकी सब आदमियों में से सिर्फ वो था जो इस वक्त जिनी के सबसे करीब था, और यही बात उसको रोमांचित कर रही थी। उधर जिनी अपनी ओर से किटसन से बातें कर रही थी। उसने उससे उसके बॉक्सिंग करियर के बारे में सवाल पूछे। किटसन उसे जवाब देता तो वो चुप हो जाती और फिर कोई दूसरा सवाल पूछने लगती। फिर अचानक से जिनी ने एक अहम सवाल पूछ लिया, तुम अपने हिस्से की रकम का क्या करोगे किटसन? जवाब देने से पहले किटसन ने जिनी पर निगाह डाली। वो एक स्कर्ट पहनी थी। उसने अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ाई हुई थी। जिनी ने जब देखा कि किटसन उसकी टांगों को घूर रहा है तो उसने अपने को दुरुस्त किया, लेकिन उस प्रक्रिया में एक क्षण के लिए उसके खूबसूरत घुटने किटसन के पैरों के साथ स्पर्श हो गए। किटसन बाग बाग हो गया। उसे अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। वो बोला, अभी रकम है कहां? मैं इतनी जल्दी योजनाएं बनाना नहीं चाहता। जिनी बोली, ओह, तो तुम्हें यकीन नहीं है कि रकम हासिल होगी? किटसन हिचकिचाया और बोला, अगर हमारी किस्मत तेज हुई तो रकम जरूर हासिल होगी। वैसे मैं उन दोनों गार्ड्स के साथ काम कर चुका हूं, वे हार मानने वालों में से नहीं है। जिनी बोली, अगर उन दोनों का हमारे खतरनाक इरादों का पता चल गया तो उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। वे दोनों गार्ड्स और ड्राइवर मेरी चिंता की वजह है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हम उस रकम को जरूर हासिल कर लेंगे। किटसन बोला, अब जरूर, अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो जरूर हासिल कर लेंगे। सारी प्लानिंग वाकई लाजवाब है। फिर उस कैश वाले वैन को कैरावैन में छुपा कर ढोने का प्लान तो बेहद शानदार है, लेकिन फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी कामयाबी से उस वैन को कब्जा लेने के बाद हम उसे खोल भी लेंगे। उसको खोल पाना ही सबसे बड़ा युद्ध है। और चलो मान ले कि अगर हमने उसे खोल भी लिया तो आगे क्या? $2 लाख एक मोटी रकम है। पुलिस के डर से हम उसे बैंक में तो जमा कराने से रहे। इतनी मोटी नगद रकम का क्या किया जाएगा? जिनी बोली, उसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आसानी से रखा जा सकता है। किटसन बोला, ऐसा करना अक्लमंदी नहीं। पिछले साल किसी ने एक बैंक लूटा था और इसी तरह लूटी हुई रकम को दूसरे बैंक के लॉकरों में रख दिया। इधर सारे मामले की तलाश में लगी पुलिस ने तमाम बैंकों के लॉकर खुलवा लिए और यूं वो कैश पकड़ा गया। लड़की बोली, तो हम रकम को किसी दूसरे शहर के बैंक में ले जाकर रख सकते हैं। अब पुलिस देश भर के बैंक तो खुलवाने से रही। किटसन बोला, लेकिन फिर इतनी मोटी रकम को ढोकर दूसरे शहर ले जाना भी तो एक समस्या है। हासिल रकम से एक बड़ा सूटकेस पूरा भर जाएगा और उस हासिल रकम के साथ दूसरे शहर ले जाना आसान भी नहीं और ना ही सुरक्षित है। और ऊपर से पुलिस उस रकम को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगहों में लोगों के सामानों की चेकिंग होगी। जिनी बोली, अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो फिर इस मामले में शामिल ही क्यों हुए? किटसन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो एक ऐसा सवाल था जिसका वो जवाब देना ही नहीं चाहता था। किटसन बोला, छोड़ो, मैं बेकार में बहस कर रहा हूं। यह प्लान जरूर कामयाब होगा। वैसे तुम अपने हिस्से की रकम का क्या करने वाली हो? जिनी ने कार की सीट से पीठ टिका ली और बोली, इस बारे में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और वैसे भी अगर पैसा पास हो तो बहुत कुछ किया जाना मुमकिन हो जाता है। पिछले साल मेरे पिता की मौत हो गई। अगर उनके पास दौलत होती तो आज भी जिंदा होते। मैं उन दिनों सिनेमा घर में एक बेहद मामूली नौकरी कर रही थी और यूं उनकी मदद करने में लाचार थी। अपने पिता की अभावग्रस्त दर्दनाक मौत के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी यूं ही नहीं गुजारने वाली, और इसी वजह से मैंने इस पेचीदा और बेहद खतरनाक दिखती डकैती की योजना तैयार की। किटसन जिनी से पहले ही प्रभावित था। इस नई जानकारी ने उसे और ज्यादा प्रभावित कर दिया था। किटसन ने पूछा,
अच्छा, तुम्हें ट्रक और पेरोल के बारे में कैसे पता चला? ये एक अहम सवाल था। अचानक इस सवाल के आते ही जिनी ने जवाब देने के बजाय खामोशी अख्तियार कर ली। किटसन ने उस पर निगाह डाली तो पाया कि उसके चेहरे पर अब कठोरता और दृढ़ता के भाव थे। किटसन बोला, माफ करना, मैंने तो यूं ही उत्सुकतावश पूछ लिया था। जिनी ने भावहीन आंखों से उसे देखा, फिर आगे हाथ बढ़ाकर कार का रेडियो चला दिया। रेडियो में संगीत बजने लगा। किटसन ने गौर किया कि जिनी के पैर संगीत के साथ धीरे धीरे ताल दे रहे थे। किटसन समझ गया था कि वो आगे बात नहीं करना चाहती। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कार उनकी मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस सीरीज का अगर ये भाग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।